हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो है कंटिन्यू दूसरी क्लास करेंगे राजभाषा पे। तो इसमें आज हम सीखेंगे राजभाषा नियम 1976 से संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कशन करेंगे। इसमें से जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजभाषा नियम कब पारित हुआ। तो जो राजभाषा नियम है ये 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित हुआ। तो राजभाषा नियम 1976 जो है 9 अक्टूबर 1987 को जो है संशोधित हुआ। तीसरा प्रश्न कह रहा है राजभाषा नियम 1976 का विस्तार किस राज्यों के सिवा संपूर्ण भारत में होता है। तो यह जो है दोस्तों तमिलनाडु को छोड़ करके संपूर्ण भारत पे जो होता है राजभाषा का विस्तार या राजभाषा का जो रूल है, नियम है, वो लागू होता है। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों ये जो है देश को जो है 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है राजभाषा नियम 1976 के नियम 4 क के अनुसार केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्राचार किस भाषा में किया जा सकता है। तो यह जो है हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में किया जा सकता है पत्राचार। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 4 ख के अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालय के क्षेत्र क में किसी राज्य या संघ के राज्य, क्षेत्र या व्यक्ति को पत्र किस भाषा में भेजा जाएगा। तो यह जो है क क्षेत्र वाले में ये द्विभाषी मतलब इसमें जो होता है इसमें जो होता है प्रश्न संख्या 6 में हिंदी में भेजा जाता है। ठीक ना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में भेजा जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 12(1) के अनुसार राजभाषा अधिनियम और नियमों के उपबंधों का अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व किसका है। यह जो उत्तरदायित्व होता है कार्यालय प्रशासनिक प्रधान का होता है। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 11(2) के अनुसार केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक किस भाषा में लिखे जाने चाहिए। तो ये जो होते हैं दोस्तों ये द्विभाषी लिखे जाते हैं, यानी कि हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी लिख सकते हैं या दोनों में लिख सकते हैं। हिंदी या अंग्रेजी दोनों में लिख सकते हैं, द्विभाषी में लिखे जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना चाहिए। तो यह जो होता है नियम 5 के तहत जो होता है, अगर हिंदी में आपको पत्र प्राप्त हो रहा है तो उसका जवाब भी आपको जो है हिंदी में ही देना पड़ेगा। यह जो होता है रूल 5 में है। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि राजभाषा नियम 7(1) के अनुसार कोई भी कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्युदय किस भाषा में दे सकता है। तो ये जो है हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में दे सकता है। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि राजभाषा नियम 8(1) के अनुसार कोई भी कर्मचारी किसी फाइल या टिप्पणी या मसौदा किस भाषा में लिख सकता है। तो यह जो होता है हिंदी या अंग्रेजी किसी भाषा में वो लिख सकता है। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि राजभाषा नियम 8(2) के अनुसार कोई भी हिंदी या कार्यसाधक कर्मचारी हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी की मांग कब कर सकता है। तो जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो तब वह जो है वो अंग्रेजी में मांग कर सकता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि राजभाषा नियम 8(3) के अनुसार कोई भी दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं, इसका विनिश्चित कौन करेगा। तो इसका विनिश्चित जो होता है विभाग या कार्यालय का जो प्रधान होता है वह करता है। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि राजभाषा नियम 1976 के अनुसार दादर नगर हवेली और दमन और दीव किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो होते हैं ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि किस नियम में हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है। तो ये जो है नियम 9 में हिंदी की प्रवीणता की परिभाषा दी गई है। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि किस नियम में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है। तो प्रश्न संख्या यह जो है नियम संख्या 10 में दिया गया है। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि राजभाषा नियम 9 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है तो उस कर्मचारी को क्या समझा जाएगा। तो उस कर्मचारी को दोस्तों समझा जाएगा कि हिंदी में जो है वो प्रवीणता प्राप्त कर लिया है। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि राजभाषा नियम 10(1) के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्यता या उसके उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली तो उस कर्मचारी क्या समझा जाएगा। तो उस कर्मचारी को हिंदी का
कार्य साधक ज्ञान प्राप्त की कर्मचारी समझा जाएगा। उसको मतलब ज्ञान प्राप्त मतलब कि हिंदी में जो है कुछ न कुछ समझ आ गई है। प्रश्न संख्या 19 में पूछ रहा है कि राजभाषा नियम 11(3) के अनुसार नाम पट, सूचना पट, प्रश्न शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मंदी किस भाषा में मुद्रित या उत्कीर्ण होनी चाहिए। तो जो होता है हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में होना चाहिए, यानी कि दोनों में होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कि राजभाषा में कुल कितने नियम हैं। तो राजभाषा में कुल जो होते हैं 12 नियम, 12 रूल हैं इसमें राजभाषा में। अब दोस्तों आगे पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा है राजभाषा कार्यान्वयन समिति से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं उसको हम इसमें देख लेते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें कह रहा है कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन करता है। तो जो केंद्रीय हिंदी जो समिति के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसका जो महाप्रबंधक होते हैं, जो जीएम होते हैं, जनरल मैनेजर, ये होते हैं क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो मंडल राजभाषा के जो होते हैं मंडल प्रबंधक होते हैं, डीआरएम महोदय होते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि क्षेत्रीय मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। ये जो होती है वर्ष में 4 बार होती है, यानी प्रत्येक 3-3 महीने पे जो होती है इसकी बैठक होती रहती है। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि जबलपुर जगह निगम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्यालय क्रमांक 02 का दायित्व किस कार्यालय को सौंपा गया है। तो ये जो है महाप्रबंधक कार्यालय जबलपुर को सौंपा गया है। दोस्तों ये जो है जो प्रश्न लिया गया है जो है मतलब वेस्टर्न रेलवे का है, तो जबलपुर का इसलिए उसमें दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 6 में जो है पूछ रहा है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यालय क्रमांक 2 जबलपुर के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो है जबलपुर वो अध्यक्ष होते हैं। 7वां क्वेश्चन कर रहा है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। तो ये जो होती है ये 2 बार होती है, यानी कि हर 6 महीने पर 1 बार होती है। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष जो होता है नगर के केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी जो होता है वो अध्यक्ष होता है। प्रश्न संख्या 9 में पूछ रहा है कि वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्ष किसने की थी। तो जो पहली हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वो श्री ललित नारायण मिश्र जी थे। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष थे तत्कालीन गृह मंत्री जो थे वो श्री ओम मेहता जी थे, वो थे। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है। तो इसमें जो होती है संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति जो होती है वो मसौदा तैयार करती है। अब दोस्तों नेक्स्ट इसमें है राजभाषा प्रयोग की दृष्टि से क्षेत्रों का वर्गीकरण। जो क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन, यानी कि क, ख और ग रीजन, तो वो कौन कौन से होती हैं। तो देखिए दोस्तों क रीजन में जो आता है जो कि ए रीजन में हमारा आता है बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये जो हैं ये सब जो होते हैं हमारे ए रीजन में आते हैं। जो हमारा बी रीजन है उसमें हमारा आता है गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, ये जो होते हैं ये बी रीजन में आते हैं। जो हमारा सी रीजन है दोस्तों उसमें जो आता है उसमें क और ख छोड़ करके जो सभी हैं वो सी रीजन में आते हैं। देखिए जैसे कि तमिलनाडु हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि तमिलनाडु, जैसे कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु में जो राजभाषा संबंधी रूल पारित हुआ तो वो लागू नहीं होता। बट जो अगर रीजन पूछा जाएगा तो रीजन जो होता है सी रीजन में आता है, यानी कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू व कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एवं पांडिचेरी जो इस क्षेत्र हैं सब ये सी रीजन में आते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं कि राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संबंधी जो प्रश्न होते हैं वो देखिए किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों
कि कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस ग्रेड के अधिकारी को प्रदान किया जाता है। ये जो होते हैं वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के जो इसके जो ऊपर के अधिकारी होते हैं उन सबको ये पुरस्कार मिलता है। प्रश्न संख्या दूसरा पूछ रहा है कि रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक किस ग्रेड के अधिकारी को प्रदान किया जाता है। ये जो होता है वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी को प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 पूछ रहा है कि कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक की पुरस्कार की राशि क्या है। तो इसमें जो पुरस्कार की राशि है वो 10,000 रुपये है। प्रश्न संख्या 4 में पूछ रहा है कि रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार की राशि क्या है। तो ये जो है पुरस्कार की राशि जो है वो 8,000 रुपये है। तकनीकी प्रश्न संख्या 5 पूछ रहा है कि तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू है। तो इसमें जो होती है, अगर तकनीकी पे आप लिख रहे हैं तो इसमें जो होता है लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना इसमें मिलता है। प्रश्न संख्या 5 में पूछ रहा है कि हिंदी में काव्य गजल संग्रह पुस्तक लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें जो होती है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि हिंदी में कथा कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार की योजना लागू है। इसमें जो होता है प्रेमचंद पुरस्कार योजना जो होती है वो लागू होती है। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है। तो जो प्रथम पुरस्कार की राशि वो जो है 12,000 रुपये है। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत दी जाने वाले द्वितीय पुरस्कार राशि की कितनी अमाउंट है, कितनी अमाउंट दिया जाता है। तो 8,000 रुपये दिया जाता है। और इसे अगर तृतीय पूछ लिया जाएगा, प्रश्न संख्या जो 10 में पूछा है तो लगभग 6,000 दिया जाता है। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि प्रेमचंद पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो इसमें जो होती है इसमें 20,000 रुपये प्रदान की जाती है। और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार के रूप में कितनी प्रदान की जाती है राशि। तो इसमें जो है 10,000 रुपये प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 13 में पूछ रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुस्तक योजना के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो इसमें जो होती है 7,000 रुपये महीना 7,000 रुपये प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि वर्ष भर में 20,000 शब्दों से ज़्यादा शब्द लिखने के लिए एक यूनिट में कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं। तो एक यूनिट में जो होते हैं तीन द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि प्रति कर्मचारी को 3,000 रुपये दिया जाता है। प्रश्न संख्या 16 में पूछ रहा है कि वर्ष भर में 20,000 सबसे ज़्यादा शब्द लिखने के लिए एक यूनिट में कितने तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसमें जो होते 5 लोगों को तृतीय पुरस्कार मिलते हैं, जो कि 2,000 रुपये प्रति कर्मचारी को मिलता है। प्रश्न संख्या 17 में पूछ रहा है कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव लिपिकों को हर माह मानदेय के रूप में कितनी राशि दी जाती है। तो ये जो होती है 600 रुपये दी जाती है। प्रश्न संख्या 18 पूछ रहा है कि 97% या इससे अधिक अंकों में हिंदी टैंकर परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कारों में कितनी राशि दी जाती है। तो ये जो होती है 24 रुपये दी जाती है। प्रश्न संख्या 19 पूछ रहा है कि 95% से अधिक परंतु 97% से जो है कम हिंदी टैंकर परीक्षा में पास करने पर नगद पुरस्कार कितनी राशि दी जाती है। इसमें जो होती है 1,600 रुपये दिया जाता है। प्रश्न संख्या 20 में पूछ रहा है कि 90% से अधिक परंतु 95% से जो है कम हिंदी टैंकर परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार कितनी राशि दी जाती है। तो उसमें जो होती है 800 रुपये दी जाती है। प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है कि 70% या इससे अधिक अंकों से प्रबोध परीक्षा पास कर लेने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है। तो ये जो होती है 1,600 रुपये दी जाती है। प्रश्न संख्या 22 में पूछ रहा है कि 60% से परंतु 70% से कम अंकों से प्रबोध परीक्षा कर पास करने पे नगद पुरस्कार कितनी राशि दी जाती है। तो इसमें जो होती है 800 रुपये दी जाती है। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि 55% से अधिक परंतु 60% से कम अंकों से प्रबोध परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है। तो जो होती है 400 रुपये दी जाती है। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि 70% या इससे अधिक अंकों से प्रवीण परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। तो इसमें जो होती है 1,800 रुपये दिया जाता है। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि 60% से अधिक परंतु 70% से कम अंकों से प्रवीण परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है। तो इसमें जो है 1,200 रुपये दी जाती है। प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है कि 55% से अधिक परंतु 60% से कम अंकों से प्रवीण परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है। तो इसमें जो होती है 600 रुपये दी जाती है।
प्रश्न संख्या 27 में कह रहा है कि 70% या इससे अधिक अंकों से प्राग परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कारों कितनी राशि दी जाती है? इसमें जो होती है 24 रुपये दी जाती है। प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है कि 60% से अधिक परंतु 70% से कम अंकों से पास परीक्षा प्राप्त करने पे नगद पुरस्कार के रूप में कितनी दी जाती है? इसमें जो है 16 रुपये दी जाती है। प्रश्न संख्या 29 पूछ रहा है कि 55% से अधिक परंतु 60% से कम अंकों से प्राग परीक्षा पास करने पे नगद पुरस्कार में पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें 800 रुपये दी जाती है। प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है कि 95% या इससे अधिक अंकों से हिंदी अशुल्क परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कारों के रूप में कितनी परीक्षा दी जाती है? तो इसमें जो होती है 24 रुपये दी जाती है। प्रश्न संख्या 31 इसमें कह रहा है कि 92% से अधिक परंतु 95% से कम अंकों से हिंदी अशुल्क परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें जो है 1600 रुपये दी जाती है। प्रश्न संख्या 32 में पूछ रहा है कि 90% से अधिक परंतु 95% से कम अंकों से हिंदी अशुल्क परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? इसमें जो है 800 रुपये दी जाती है। प्रश्न संख्या 33 में कह रहा है कि निजी प्रयत्नों से प्रबोध परीक्षा पास करने पर एक मुक्त नगद राशि के रूप में कितनी राशि दी जाती है? इसमें जो होती है 1600 रुपये दी जाती है। प्रश्न संख्या 34 में कह रहा है कि निजी प्रयत्नों से प्रवीण परीक्षा पास करने पर एक मुक्त नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? इसमें जो होती है 1500 रुपये दी जाती है। प्रश्न संख्या 35 में कह रहा है कि निजी प्रयत्नों से प्राग परीक्षा पास करने पर एक मुक्त नगद राशि के पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? इसमें जो होती है 24 रुपये दी जाती है। प्रश्न संख्या 36 में कह रहा है कि निजी प्रयत्नों से हिंदी अशुल्क परीक्षा पास करने पर एक मुक्त नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? इसमें जो होती है 3000 रुपये दिया जाता है। प्रश्न संख्या 37 में कह रहा है कि निजी प्रयत्नों से हिंदी टैंकर परीक्षा पास करने पर एक मुक्त नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? इसमें जो है 1600 रुपये दी जाती है। प्रश्न संख्या 38 में कह रहा है कि हिंदी रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में राजपत्रित अराजपत्रित वर्ग के द्वितीय पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? इसमें जो होती है 4000 रुपये राशि प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 39 में पूछ रहा है कि रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में राजपत्रित अराजपत्रित वर्ग के प्रथम पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें 6000 रुपये प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 40 में कह रहा है कि रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें जो होती है 10,000 रुपये प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 41 में कह रहा है कि रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें 8000 रुपये प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 42 में कह रहा है कि रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें जो होता है 6000 रुपये प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 43 में कह रहा है कि अंशकालिक हिंदी पुस्तकाध्यक्ष को हिंदी पुस्तकालय चलाने हेतु प्रतिमाह कितने रुपए का मानदेय दिया जाता है? तो इसमें जो होता है 1000 रुपये का मानदेय दिया जाता है। प्रश्न संख्या 44 में कह रहा है कि हिंदी अशुल्क पास करने और गैर हिंदी भाषी अशुल्क को कितने वेतन दिया जाता है? इसमें जो होता है वेतन वृत्ति के बराबर व्यक्तिगत वेतन इसमें जो होता है दिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों आज होगा। नेक्स्ट जो है हम अगले क्लास में देखेंगे।